हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा या फिर इसके जो चैप्टर 1 एंड 2 है, अगर वो पढ़ना हो तो लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जा करके पढ़ लेना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम में आपको हाईलाइट सेक्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा मनी एंड बैंकिंग? तो मनी, सबको पता है मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी इज़ द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है हमारा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब भी हमें कोई भी सामान लेना होता है तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं, तो हमें कोई भी सामान इजिली मिल जाता है। इफ़ देयर इज़ मोर देन वन इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट who engage themselves in transactions through the market, money becomes a important इंस्ट्रूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग दिस एक्सचेंजेस। तो देखो, सबसे पहली बात कि अगर हम कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, ओके, इंडिविजुअल मतलब कोई एक अकेला इंसान अगर नहीं है, हमारी इकोनॉमिक में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर उन्हें क्या करना है, ट्रांजैक्शन करना, अगर जुड़े हुए हैं, वो इंगेज्ड हैं, कहाँ पे? मार्केट में इंगेज्ड हैं, थ्रू द ट्रांजैक्शन वो कोई भी काम करते हैं, तो मनी क्या उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, मनी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो, मनी तो हमारा आ गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले क्या चलता था? पहले के लोग तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी था कि जिसके पास जो चीज़ है वो उतने में गुजारा करता था, वो दूसरी चीज़ें तो लेता ही होगा। तो वो है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम सबको पता होगा क्या होता है, देख लो एक बार, एग्जामिनेशन में आपका आ सकता है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड एज बार्टर सिस्टम। तो देखो, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस, हमारी इकोनॉमिक में जो भी एक्सचेंजेस हम करते हैं बिना मनी का यूज़ किए, बिना मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाए हुए, उसे हम क्या करते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें चावल लेना है किसी से, और जो हमारे सामने वाला इंसान है उसको हमसे क्या लेना है? उसको हमसे गेहूँ लेना है। तो हमारे पास अगर गेहूँ होगा तभी हम चावल उससे ले सकते हैं, वरना अगर हमें गेहूँ, हमारे पास गेहूँ है और उसको गेहूँ चाहिए ही नहीं, उसके पास चावल, हमें चावल लेना है, तो वो देगा? कभी वो नहीं देगा। इसलिए हमारा जो मीडियम है एक्सचेंज का, मनी, वो काफ़ी हेल्प करता है इसमें। ठीक है, आगे देखो, फंक्शन ऑफ मनी हम पढ़ते हैं। क्या है हमारा फंक्शन ऑफ मनी? ये भी आ सकता है, देख लो, सीरियल नंबर वाइज लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया कि जो हमारा मनी है वो कैसे काम करता है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे क्या है? मनी ऑल्सो एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट, जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो जो हमारा ये 10 रुपए का है, ऐसा जो हमारा जो दुकानदार होता है, जो सेलर होता है, बोलता है 10 रुपए का है, तो वो जो 10 रुपए है हमारा जो यूनिट है रुपए की, वो क्या है हमारी? वही तो है हमारा मनी। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स। जो भी वैल्यू है, गुड्स है, सर्विसेज है, वो किस चीज़ में एक्सप्रेस्ड होता है? मॉनेटरी यूनिट्स में, और वही होता है हमारा मनी। उसी को हम देते हैं, पे करते हैं। आगे देखो, थर्ड क्या है? मनी कैन एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स। मनी और कैसे एक्ट करता है? स्टोर के रूप में। अब देखो, स्टोर के रूप में कैसे एक्ट करता है, जैसे कि हम चावल और गेहूं की बात कर रहे थे, ठीक है, तो अगर हम जो चावल है हमारा या फिर गेहूं है, उसे हम कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? एक लिमिटेड टाइम तक। अगर हमारा 3 साल तक रखने का, चलो 3 साल ले लेते हैं, 1 साल 2 साल, 3 साल काफ़ी हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 साल ले लेते हैं। 3 साल के बाद हमारा जो गेहूं है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको स्टोर करके उसके बाद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा मनी है, अगर 10 रुपए का है, ठीक है, और उसको बदलने के लिए मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उस तरफ से कुछ वो नहीं हुआ है, तो मनी हम 3 साल तक रखें, 4 साल तक रखें, 5 साल तक रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका तो वैल्यू वही रह जाएगा, ठीक है, उसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। आगे देखो, आगे क्या है? Some countries have made an attempt to move towards an economy which use less of cash and more of digital transactions. अब क्या हो रहा है, कुछ कंट्रीज़ जो है उन्होंने ऐसी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में बना रखी है जिसमें जो कैश है उसका यूज़ बहुत कम हो रहा है, और ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का हो रहा है? डिजिटल ट्रांजैक्शन का। अब देखो, डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारे इंडिया में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं? हमारे इंडिया में जन धन अकाउंट्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ई वॉलेट्स, नेशनल फिनेंशियल स्विच, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में यूज़ होती हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन में। इसमें कैश का कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है।
तो जो बहुत सारी कंट्रीज़ है वो इसी तरफ फोकस कर रही हैं कि जो भी चीज़ें हमारी है वो किस में हो जाए, डिजिटल ट्रांजेक्शन में चेंज हो जाए, कैश का यूज़ बहुत कम रहे। और अभी हम देख भी सकते हैं कि कैश हम बहुत कम यूज़ करते हैं, हमें जो भी काम होता है हम उसे आराम से डिजिटल ट्रांजेक्शन ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसे हम, ये जो चीज़ें हमारी उसे हम क्या कहते हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हमारा, आगे हमारा डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। अब डिमांड इसका क्या है और सप्लाई कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो डिमांड फॉर मनी में हम क्या पढ़ना है, द डिमांड ऑफ मनी इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनॉमी वॉन्ट्स टू होल्ड। डिमांड ऑफ मनी क्या है, डिमांड तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। डिमांड मतलब हम जो चीज़ चाहते हैं। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, वो हमारी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो भी टोटल अमाउंट वो होल्ड करके रखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है, वो क्या है, वो उसका डिमांड ऑफ मनी है। आगे क्या है, लार्जर द ट्रांजैक्शंस लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे, जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, क्वांटिटी जो हमारा अमाउंट है मनी का वो भी हम उतना ही ज़्यादा वांट करेंगे। और जो हमारा डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनकम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हमारे पास कम इनकम होगा तो हम ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप पीपल बिकम लेस इंटरेस्ट इन होल्डिंग मनी। और जैसे जैसे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, आगे की ओर जाता है, तो क्या होता है हमारा, जो पीपल्स हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है होल्डिंग मनी में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आगे सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इन अ मॉडर्न इकोनॉमी मनी कंप्राइजेस कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स। भाई हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें क्या है, कैश और बैंक डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आगे क्या है, दिस आर क्रिएटेड बाय ए सिस्टम कंप्राइजिंग टू टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। तो अब जो चीज़ें हैं, जो कैश और बैंक डिपॉजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये सिस्टम क्रिएट करता कौन है, कौन करता है इस सिस्टम को क्रिएट, जिसमें कि जो हमारे कैश है वो यूज्ड होते हैं और जो बैंक डिपॉजिट्स है बैंक काम करती है, कुछ तो होगा इनका। तो दो इंस्टीट्यूशन है, एक है सेंट्रल बैंक और दूसरा क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। देखो उधर जगह नहीं बचा था तो मैंने हाई पावर्ड मनी यहाँ पे लिख दिया है, इसको पढ़ लो क्या है हाई पावर्ड मनी। ये क्वेश्चन में भी मैंने देखा था एनसीईआरटी में, तो मैंने इसलिए लिख दिया, रिफर्स टू करेंसी विथ पब्लिक नोट्स प्लस कॉइन एंड कैश रिजर्व ऑफ बैंक। ओके, तो हमारे जो दो थे सिस्टम इंस्टीट्यूशंस, उनमें पहला सेंट्रल बैंक था, और सेंट्रल बैंक हमारा क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी मॉडर्न इकोनॉमी में, पहला हो गया। दूसरा क्या है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज़ वन सेंट्रल बैंक। ये हम सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न इकोनॉमी में। दूसरा है कि ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक है। तीसरा क्या है, इंडिया गेट इट्स सेंट्रल बैंक इन 1935। इंडिया को इसका सेंट्रल बैंक कब मिला, 1935 में, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस देखेंगे सेंट्रल बैंक के, कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इश्यूज़ द करेंसी ऑफ द कंट्री। ये क्या करता है, हमारी जो कंट्री की करेंसी है उसको इश्यू करता है, कौन, सेंट्रल बैंक। दूसरा क्या है, इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड वेरिएशंस इन रिजर्व रेशियोज। ये क्या करता है, जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करके रखता है बहुत सारे मेथड के थ्रू, और वो मेथड है पहला बैंक रेट, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा वेरिएशन इन रिजर्व रेशियो। अब थर्ड क्या है इसका फंक्शन, तो थर्ड देखो है, इट एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए किस तरह से काम करता है, एज अ बैंकर काम करता है। फोर्थ है, इट इज़ द कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी। और ये क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो फॉरेन, हमारे पास जो भी फॉरेन करेंसीज आती है उसको हम कहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, हम सेंट्रल बैंक में ही करते हैं। फिफ्थ क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। और ये कैसे एक्ट करता है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसका बैंक की तरह ये एक्ट करता है। तो ये हमारे 5 फंक्शंस हैं। ओके, आगे कॉमर्शियल बैंक। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है।
सेंट्रल बैंक तो हमने देख लिया, उसके फंक्शन भी देख लिए। कॉमर्शियल बैंक्स आर द अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर अ पार्ट ऑफ द मनी क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। ये भी क्या है, अदर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी क्रिएटिंग सिस्टम का काम करता है हमारी इकोनॉमी में। इसके फंक्शन क्या है, किसका फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक के, क्योंकि सेंट्रल बैंक के हम पढ़ चुके हैं। They accept deposits from the public and lend out part of these funds to those who want to borrow। तो हमें जब भी कोई चीज़ चाहिए होता है, कोई चीज़ नहीं, जब भी हमें लोन चाहिए होता है, अब चाहे वो हमारा हाउस लोन हो या फिर कोई पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन हो, तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, उसके लिए हम जाते हैं कॉमर्शियल बैंक्स में। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये क्या करते हैं, जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है हमारी, उससे उसकी डिपॉजिट को लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, वो देते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, हम अपने पैसे को डिपॉजिट भी करते हैं यहीं पे, और अगर हमें लोन चाहिए होता है तो भी हम कहाँ से लेते हैं, यहीं से लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, द इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक्स टू द डिपॉजिटर्स इज लोअर दैन द रेट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स। तो एक चीज़ याद रखना, जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो जो देख लो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये डिपॉजिटर है, मतलब हमने जो पैसे जमा किए हैं तो ये हम हो गए। ठीक है, हम यहाँ पे जाकर अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, तो हम डिपॉजिटर हो गए। तो ये जो बैंक है वो, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा डिपॉजिटर के लिए, और इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा कहाँ पे लगाएगा, जो बोरोवर्स है वहाँ पे। ठीक है, बोरोवर से इंटरेस्ट रेट उसको ज़्यादा मिलेगा और जो डिपॉजिटर है उसको वो कम देगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पॉइंट है ये। आगे देखो क्या है, दिस डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कॉल्ड द स्प्रेड इज प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय द बैंक। तो यही जो इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि देखो, जो बैंक है जिसने पैसा दिया, लोन पे दिया किसी को, तो यही पैसा होगा ना जो डिपॉजिट किया हुआ पैसा, उसी में से तो लोन देगा वो। तो जो इंटरेस्ट रेट इसको मिलेगा तो वो ज़्यादा मिलेगा, और ये कम इंटरेस्ट रेट जो होगा इसको देगा। तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होगा वही क्या है, बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, आगे क्या हमारा, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। ये क्या है, मनी क्रिएटिंग बाय बैंकिंग सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। एसेट्स पहले देख लो, इसमें एसेट्स क्या है, आर थिंग्स अ फर्म ऑन्स और व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स। In the case of bank, apart from buildings, furniture, etc., its assets are loan given to the public। तो देखो, अब एसेट्स क्या हुई, कोई भी हमारी जो चीज़ है जिसके हम ऑनर हैं, जिसको हम ऑन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। अब बैंक के केस में हम क्या देखेंगे कि जो बैंक है, जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर्स है, वहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई है बैंक में, वो क्या है, वो उसके एसेट्स हैं। उसके अलावा उसके एसेट्स क्या है, जो वो अपना लोन कहाँ से देता है, बैंक अपने पास से देता है, तो उसका जो लोन है जो वो पब्लिक को देता है वो भी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स प्लस क्या, एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, रिजर्व प्लस लोन्स। ये है बैंक का एसेट। आगे क्या है, रिजर्व्स क्या होते हैं फिर, रिजर्व्स आर डिपॉजिट्स विच कॉमर्शियल बैंक कीप विद द सेंट्रल बैंक आरबीआई एंड इट्स कैश। तो रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कॉमर्शियल बैंक रखता है अपने पास सेंट्रल बैंक के साथ। ठीक है, सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, आरबीआई। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं वो देखो, एसेट्स तो हमने देख लिए, अब लायबिलिटीज़ क्या होते हैं। फॉर एनी फर्म आर इट्स डेब्ट्स व्हाट इट ऑज टू द अदर्स। सिंपल सी भाषा में अगर हम देखें तो हमारा लायबिलिटीज़ क्या है, बैंक के केस में हम जब देखेंगे तो जो लायबिलिटी है हमारा, वो हमारा डिपॉजिट्स हैं। जो भी पैसे हम जमा करते हैं बैंक में वही क्या है, वो है लायबिलिटीज़। ठीक है, क्योंकि वो हमारा पैसा है, वो बैंक का नहीं है, और बैंक जो लोन देती है वो उसका एसेट है, वो उसकी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, नेट वर्थ क्या होता है, नेट वर्थ इज इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। आगे देखो, बैलेंस शीट ऑफ फिक्शनल बैंक। एक बैलेंस शीट बनाया हुआ है, ऐसा बुक में था तो मैंने भी बना दिया। अब देखो इसमें समझते हैं क्या देखना है हमें। ये देखो शेड्यूल बना हुआ है जिसमें एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स में रिजर्व्स है 100 और टोटल भी है 100। डिपॉजिट है इस पे 100, नेटवर्थ कितना है 0, टोटल 100। If we assume that there is no currency in circulation, then the total money supply in economy will be equal to the rest 100। तो यहाँ पे कितना है, रुपए 100 है, 100 है,
टोटल यहाँ पे भी हमारा 100 आया है, ये भी 100 है, लायबिलिटी भी 100 है और एसेट भी 100 है। बीच में कहीं भी कोई और पैसा खर्च नहीं हुआ या फिर किसी और को लोन नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई भी करेंसी बीच में नहीं यूज्ड हुई है तो हमारा जो मनी होगा वो क्या होगा, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। तो करेंसी हमारा कोई भी यूज़ नहीं हुआ तो जो डिपॉजिट्स था हमारा 100, वो क्या 100 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखो लिमिट्स हैं क्रेडिट क्रिएशन के और मनी मल्टीप्लायर के, तो वो देखते हैं क्या है हमारा। देखो भाई ध्यान से देखो, लिमिट टू मनी और क्रेडिट क्रिएशन इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक। अब लिमिट किसके लिए, मनी और क्रेडिट क्रिएशन के लिए कौन डिटरमाइन करता है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई डिटरमाइन करता है। उसके बाद हम देखेंगे CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है, यह परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विथ बैंक। तो ये परसेंटेज है जो कौन रखता है, जो हमारा जो बैंक है, जो कॉमर्शियल बैंक है, वो अपने पास रखता है। आगे हम देखेंगे, समझेंगे उसको कि कैसे अपने पास रखता है। और SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, बैंक कीप सम रिजर्व्स एज लिक्विड इन द शॉर्ट टर्म। ये शॉर्ट टर्म में बैंक कुछ अपने पास रखता है। तो ये वाला जो होता है ना SLR, वो किसके पास जाता है, वो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो देखो हमारा ये CRR है ना। तो जैसे कि हम कोई भी पैसा जमा करते हैं, ठीक है, ये हमारा बैंक हो गया, हम यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट करते हैं। तो हमने 100 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, एज ए डिपॉजिट। तो ये जो हमारा बैंक है ना, वो इसमें से कुछ पैसे अपने पास रखेगा। जैसे इसका जो है 10% रखेगा, 20% रखेगा, कितना भी पैसा अपने पास रखेगा, उसके बाद वो किसी और को उसमें से लोन देगा, ठीक है। और वो चाहेगा तो क्या करेगा, इसमें से 100 रुपये में से जो है वो कुछ परसेंटेज RBI को भी देगा, जिसको हम SLR बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर कि CRR क्या होता है, जो परसेंटेज वो अपने पास रख लेता है। तो मनी मल्टीप्लायर अब हम देखें क्या होता है, इन्वर्स होता है CRR, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे, अगर हमारे पास CRR 20% है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 20% बैंक ने रखा था, तो अगर वो हमारा 20% है तो जो रिजर्व क्रिएट होगा वो कितना होगा, वो 5 टाइम्स क्रिएट होगा, ठीक है। और जब टोटल डिपॉजिट अगर हमें निकालना होगा तो टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला देखो क्या है, इनिशियल डिपॉजिट जो भी हमने इनिशियली जमा किया था 100, और मनी मल्टीप्लायर जब हम उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आएगा 500 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ये परसेंटेज अगर हमारा जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो 5 टाइम्स आएगा तो हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट 100 था उसमें हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट में जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स को, जो हमारा मनी मल्टीप्लायर है, तो टोटल डिपॉजिट हमारे पास कितना आएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं आया तो फिर एक बार देख लो, हाँ देख लो। मनी मल्टीप्लाई 1/CRR था, तो ये हमारा 20% रखा। अब हम 20% को निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जब हमारा 5 आएगा तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो मनी मल्टीप्लायर 5 और इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 100 था, टोटल डिपॉजिट 500 आ जाएगा, हो गया। आगे देखो कंट्रोल मनी सप्लाई है, ये क्या है, कंट्रोल मनी सप्लाई, जो RBI क्या करती है, मनी सप्लाई, क्योंकि अभी देखो क्रिएशन पे भी कौन कर रहा था, RBI, और जो सप्लाई हो रहा है उस पर भी क्या करेगा, RBI ही करेगा। तो इसके कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स है और उसके कुछ क्वालिटेटिव टूल्स भी हैं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं हम। क्वांटिटेटिव टूल्स है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और CRR हमने पहले ही पढ़ लिया, जो अपने पास बैंक रखती है कुछ परसेंटेज, उसको हम CRR कहते हैं। और क्वालिटेटिव टूल्स है परसुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, और उसके अलावा भी कुछ है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, इसको डिफाइन करके हम आगे लिखने वाले हैं। बैंक रेट पॉलिसी पहले ही लिख लिया मैंने। तो देख लो क्या होता है, इट रिफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो, लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसॉर्ट्स, ठीक है। तो अगर कंडीशन होता है कभी, जिसमें कि हमारे सेंट्रल नहीं, कॉमर्शियल हमारा जो बैंक है उसके पास कुछ पैसे मतलब कम पड़ जाते हैं उधार देने के लिए, जब जो लोन हम लोग लेते हैं ना, तो अगर उसके पास कम पड़ रहे हैं पैसे, तो वो क्या करेगा, वो RBI से पैसे ले सकता है, वो भी लोन ले सकता है, ठीक है। तो लास्ट रिसॉर्ट में जो कॉमर्शियल बैंक मनी लेता है, लोन पे लेता है, किससे, RBI से लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट पॉलिसी, ठीक है, याद कर लेना इसको। आगे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं,
आगे इसके आगे वाला जो था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या था ये? क्वांटिटेटिव था, ठीक है। इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। तो अब इसमें क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, खरीदा और बेचा जाता है क्या? सिक्योरिटीज खरीदे और बेचे जाते हैं सेंट्रल बैंक से किसके पास? पब्लिक और कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। आगे क्या है? इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड एंड बाइज द सिक्योरिटीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफिशिएंट डिमांड। तो क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है तब ये गवर्नमेंट क्या करती है? सिक्योरिटीज़ सेल करती है, और जब डिमांड कम होता है तब क्या होता है? सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है, ठीक है। आ गया क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब देखो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन था हमारा ना, इसका भी 2 टाइप्स होता है। तो यहाँ पे मैं भूल गई थी लिखना, उसको मैं आगे लिखी हूँ और उसको आगे मैं समझा दूंगी कि क्या होता है वो, ठीक है। अब क्वालिटेटिव देख लो क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? ये डिफरेंस है किसके बीच का? जो अमाउंट ऑफ लोन है और मार्केट वैल्यू है उसके बीच का, जो सिक्योरिटी की लोन और उसका जो मार्केट वैल्यू है, जो किसके द्वारा ऑफर्ड किया गया है? बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब एक और है, मार्जिन रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कब इंक्रीज करता है? जब इन्फ्लेशन होता है, जब डिमांड एक्सेस होता है। और डिक्रीज कब करता है? जब डिफ्लेशन होगा, जब सिक्योरिटीज़ की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। मोरल सुएशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड pressure that external bank applies on other banks in order to get them act in a manner in a line with its policy। मोरल सुएशन क्या होता है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, मनी सप्लाई की कंट्रोल में। तो ये क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन का और प्रेशर का। कौन सा प्रेशर? जो सेंट्रल बैंक किस पे अप्लाई करती है? जो अदर बैंक्स होते हैं उन पे अप्लाई करती है कि वो जो भी उनके मैनर्स हैं, जो भी उनकी पॉलिसीज़ है वो उसको सही से करें, ठीक है। आगे क्या है? थर्ड, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पार्टिकुलर सेक्टर। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, सेंट्रल बैंक सबको डायरेक्शन बता चुके हैं, जो भी अदर बैंक्स हैं सबको ये चीज़ पता है कि कहाँ पे उनको क्रेडिट देना है, कहाँ पे नहीं देना है, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में। अब जो हमारा बचा हुआ था ओपन मार्केट ऑपरेशन का, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके जो हमारे पार्ट्स थे, 2 टाइप्स थे। पहला था आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा है रेपो और रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो आउटराइट क्या होता है? आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन आर परमानेंट इन नेचर। ये क्या होता है? परमानेंट होते हैं आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन। परमानेंट मतलब ये कभी बदलेंगे नहीं। When central bank buys the securities, it is without any promise to sell them later। तो देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी सिक्योरिटीज़ को बाय करती है तो इसका कोई प्रॉमिस नहीं हो कि उसको बाद में सेल करना है, उसको खरीदना है फिर बेचना है, ठीक है। तो दोनों बस उल्टा ही होता है। अगर वो बेच रही है कोई चीज़ तो उसका कोई ठिकाना नहीं है वो खरीदेगी नहीं खरीदेगी, और अगर वो कोई खरीद रही है तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि वो दोबारा उसको बेचेगी। ये परमानेंट होता है, दोबारा इसको खरीदने बेचने की बात हो ही नहीं सकती है। एक बार जो हो गया सो हो गया। और रेपो क्या होता है? इसमें जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? व्हेन द सेंट्रल बैंक बाइज द सिक्योरिटीज, दिस एग्रीमेंट ऑफ परचेज ऑल्सो हैज स्पेसिफिकेशन अबाउट डेट एंड प्राइस ऑफ रीसेल ऑफ दिस सिक्योरिटी। रेपो में क्या होता है? रीपर्चेज में कि जब भी सेंट्रल बैंक अगर कोई सिक्योरिटीज को बाय करती है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पेसिफिकेशन आ जाएगा डेट के बारे में और प्राइस के बारे में कि इसको रीसेल कब करना है, दोबारा कब उसको बेच देना है, फिर लौटा देना है। और रिवर्स रेपो क्या होता है? तो यहाँ पे बाई की बात हो रही है, यहाँ पे खरीदने की बात हो रही थी। जब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेचने की बात होगी तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। और ये जिस रेट पे ये सब होता है, जिस इंटरेस्ट रेट पे, उसको हम रेपो रेट भी बोलते हैं, ये याद रख लेना। अब देखो 2 चीज़ और है। इन मॉडर्न इकोनॉमी पीपल होल्ड मनी ब्रॉडली इनटू 2 मोटिव्स। मोटिव्स 2 होते हैं हमारे मॉडर्न इकोनॉमी में पीपल के मनी को होल्ड करने के लिए। पहला ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। तो इसमें एक चीज़ बस याद रखना है कि जो भी हमारे करंट यूज के लिए जो हम मनी वो करते हैं वो क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन मोटिव में आता है। और जो स्पेकुलेटिव मोटिव में है उसमें क्या होता है? उसमें हम फ्यूचर के लिए रखते हैं, मतलब उसको होल्ड करके उसको रखते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है हमारा स्पेकुलेटिव मोटिव। तो ये हमारा चैप्टर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ख़त्म हो चुका है। और कुछ अगर रह गए होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे अलग से पढ़ा दूँगी। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे तो नहीं लगता कुछ रहा होगा, लेकिन
शायद अगर रह गया हो तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और नोट्स चाहिए तो मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, आपको हाईलाइट सेक्शन में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है।